नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है। हज का दल बदल मामले के 5 विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि हज का दल बदल मामले में आया फैसला क्या मायने रखता है। बड़ा सवाल यह भी कि ओम प्रकाश चौटाला के प्रचार पर कोर्ट का संज्ञान क्या संकेत देता है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला मामले में संज्ञान लेते हुए कल सुबह उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इसके अलावा बड़ी बहस में सवाल यह भी होगा कि क्या इस बार भी क्षेत्रवाद, जातिवाद और व्यक्तिवाद पर वोटिंग होगी। बड़ी बहस के आखिर में बताएंगे कि क्या इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत मिल सकता है, जो सवाल हमने आपसे पूछा था। हमेशा की तरह एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। गुजारिश हम यही कर रहे हैं कि कृपया करके बड़ी बहस के साथ बने रहें। और बहुत जल्दी से उन सवालों पर नजर डालिए जो आज बड़ी बहस का हिस्सा है। सवाल हम ये उठा रहे हैं कि हज का दल बदल मामले में आया फैसला क्या मायने रखता है। सवाल नंबर 1, हज का दल बदल मामले में आया फैसला क्या मायने रखता है। सवाल नंबर 2, ओम प्रकाश चौटाला के प्रचार पर कोर्ट का संज्ञान क्या संकेत देता है। सवाल नंबर 3, क्या इस बार भी क्षेत्रवाद, जातिवाद और व्यक्तिवाद पर वोटिंग होगी। और सवाल नंबर 4, जो हम आपसे कल से पूछ रहे हैं कि क्या इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत मिल सकता है। तो हज का दल बदल मामले में जो फैसला आज आया है उसके क्या मायने हैं, क्योंकि आज जो फैसला आया उसने दरअसल पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसकी गूंज, इसकी धमक कहां तक सुनाई देगी और इस फैसले को किस तरह से याद रखा जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि ओम प्रकाश चौटाला के प्रचार पर कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, उन्हें कल जिस तरह से अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है, इसके क्या मतलब है और क्या इस बार भी क्षेत्रवाद, जातिवाद और व्यक्तिवाद पर वोटिंग होगी या फिर हरियाणा एक नए तरह का सियासी ट्रेंड, राजनीतिक ट्रेंड सेट करेगा। बहुत जल्दी से अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा दें। आज की इस बहस में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मशहूर कानूनविद धर्मेंद्र आर्या जी हैं, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। आर्या साहब, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर बड़ी बहस में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जवाहर यादव साहब हैं। जवाहर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ छोटा सिंह चौहान साहब हैं, नेता है, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हम सीधे छोटा सिंह चौहान साहब के पास जाएंगे, इससे पहले कि हमारे साथ कुछ और प्रतिनिधि जुड़े। छोटा सिंह चौहान साहब, आज जो फैसला आया, अदालत ने 5 विधायकों को अयोग्य करार कर दिया। मांग ये उठ रही है कि या तो इस्तीफा दें मुख्यमंत्री या फिर उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाए। कैसे देखते हैं आप इसे चौहान साहब? पहले तो मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद करता हूं जी, जिसने मेरे को बोलने का मौका दिया।
और इतना प्यार दिया। आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अब शुक्रिया आप सर। प्रश्न कीजिए। प्रश्न हमारा यह है छोटा सिंह चौहान साहब की अदालत का जो फैसला अब आया है प्रदेश चुनाव के दौर में, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या यह मान लिया जाए कि जो सरकार चल रही थी वो सरकार एक तरह से अवैध सरकार थी? अब तो बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो गए। क्या इस चुनाव में इसकी गूंज, इसकी धमक सुनाई दिखाई देगी? देखिए, अदालत का फैसला सर्वमान्य होता है। इसके अंदर चाहे राजनीतिक हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, उसने उस फैसले का स्वागत करना चाहिए। नहीं तो इस फैसले के स्वागत में जो आफ्टर इफेक्ट है वो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? और इसमें फैसले का स्वागत तो अच्छी बात है, लेकिन फिर जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। अब तो मांग ये हो रही है कि तुरंत मुख्यमंत्री इस्तीफा दें या फिर उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाए। इस बात का भी आप स्वागत करेंगे या नहीं करेंगे? छोटा सिंह चौहान साहब, सवाल तो ये है। देखिए, ऐसा है, विपक्षी दल तरह तरह की बातें बना करके माननीय मुख्यमंत्री से जो इस्तीफे की जो मांग कर रहे हैं, ये चुनाव आयोग का काम है। वो जैसा भी करेंगे, जैसा भी कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको मानेंगे। यानी अब जब तक चुनाव आयोग का डायरेक्शन नहीं आएगा आप लोग इस तरह के बयान देंगे। ठीक है, हम इससे पहले कि धर्मेंद्र जी के पास जाएं, हम जवाहर साहब को यहां चर्चा में लाना चाहेंगे। जवाहर साहब, कैसे देखें हम इस फैसले को? क्या ये फैसला किसी राजनीतिक नैतिकता का सवाल खड़ा नहीं करता? क्या इस फैसले के आ जाने से अब सरकार कटघरे में नहीं खड़ी हो जाती? ठीक है, देर से आया है, लेकिन देर से आया हुआ फैसला ये बता रहा है कि सरकार की नींव कहां रखी थी, ये सरकार कैसे चल रही थी। मैं मानता हूं, हम लगातार कहते रहे थे कि ये सरकार अल्पमत की सरकार है। ये सरकार का जन्म जब हुआ तो ये मानते हैं कि गर्भ में भी पाप के कारण इस सरकार का जन्म हुआ। उसका केवल एक ही था कि यूपीए 2 में यूपीए 2 की इनके केंद्र में सरकार थी और उस समय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्तमान में मुख्यमंत्री थे जब ये निर्णय आया। और 40 सीटों के आधार पर जिस तरह से ये अपने आप को बहुमत में लेके आए और एक पार्टी में फूट डालकर लेके आए, तो हम तो लगातार कहते रहे हैं कि ये सरकार अल्पमत की सरकार है। ये सरकार की नींव भ्रष्टाचार के आधार पर रखी गई। इस सरकार ने जैसे लोकतंत्र का गला घोटा था आपातकाल के समय में, ऐसे ही मैं जिस तरह का वो बदनुमा दाग आज तक कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ता, तो ये मान के चलना भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के चरित्र पर एक ऐसा दाग लग गया है जिसको कभी भी उसकी कालिक खत्म नहीं हो सकती। ये भ्रष्टाचार की सरकार। तब हम जब सवाल पूछते थे कांग्रेस पार्टी के नेताओं से तो जवाब मिलता था कि मामला सब जुडिस है, अदालत में है, फैसला आने दीजिए, निर्णय आने दीजिए। अब निर्णय सामने है, अलग बात है कि हम चुनाव में इस वक्त हैं। इस निर्णय के आने के बाद अब नैतिकता क्या बचती है? क्या अभी भी जैसा चौहान साहब कह रहे हैं चुनाव आयोग के डायरेक्शन का इंतजार होना चाहिए? मैं कहता हूं, किससे हम नैतिकता की उम्मीद रखें? अगर नैतिकता कांग्रेस में होती तो इस सरकार का जन्म नहीं होता, सरकार नहीं बनती। नहीं तो समय की नजाकत यह है, मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन के नेतृत्व में ये चुनाव हो। परंतु कांग्रेस से ऐसे हमारी मांग है ये कि सरकार को तुरंत बर्खास्त करके यहाँ राष्ट्रपति शासन होना चाहिए और इनको इस्तीफा देना चाहिए। परंतु मैं मानता हूं कि कांग्रेस में अगर इतनी गरिमा और कांग्रेस को नैतिक मूल्यों का इतना उनके यहाँ कोई वो होता तो इस सरकार का जन्म ही नहीं होता। कांग्रेस के पाप तो 15 तारीख को हरियाणा की जनता अपना आप खत्म कर देगी। ठीक है, अब जरा हम कानूनविद की राय ले लें। हम जरा कानून के नजरिए से इस मसले को थोड़ा सा समझ लें और हम ये भी जान समझ लें कि क्या वाकई नैतिकता तो चलो अपनी जगह है, हम किससे उम्मीद करें जैसा कि जवाहर साहब कह रहे हैं, लेकिन कानून का डायरेक्शन क्या है ऐसे फैसले के बाद, और चुनाव आयोग की अपनी लिमिटेशन क्या है? क्या चुनाव आयोग इस मामले में कोई डायरेक्शन दे सकता है? हम ये जानना चाहेंगे धर्मेंद्र आर्या जी, किस तरह के मामलों में, एक तो आज तमाम बयान भी आए कि जल्दी अगर फैसले आ जाते तो कुछ हो जाता, लेकिन अब इतनी देर से फैसला आया है और प्रदेश चुनाव का सामना वैसे ही कर रहा है। क्या लगता है आपको, क्या इस्तीफा देना चाहिए? नैतिकता के तौर पर नहीं, कानूनी तौर पर हुड्डा साहब की सरकार को, और अगर वो नहीं देते हैं तो क्या केंद्र को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार को बर्खास्त करना चाहिए कानून के मुताबिक?
देखिए, दरअसल बात ये है कि जिस तरीके का ये वर्डिक्ट आई है, कोर्ट का जो डिसीजन आया है, उस डिसीजन के बाद तो मुख्यमंत्री साहब को स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि हर बात में जो है कोर्ट को बीच में नहीं लाया जाना चाहिए, क्योंकि दरअसल कोर्ट ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया। कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, इवन राज्य की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया है कि जिस समय ये लोग अपने उच्च पदों पर बैठे हुए थे, अगर इन्होंने किसी भी प्रकार के कोई डिसीजंस लिए हैं या किसी भी प्रकार की कोई पॉलिसीज या नीति निर्धारण किया है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी जो है बदलाव नहीं आया जाना चाहिए, उन्हें रद्द नहीं मानना जाना चाहिए, क्योंकि जिस समय वो पद के ऊपर बैठे हुए थे तो उन्होंने किया था। लेकिन दरअसल बात यह है कि ये डिसीजन आने के बाद मुख्यमंत्री साहब को स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि दरअसल बात यह है जिस तरीके से आज ये वर्डिक्ट आया है, ये वर्डिक्ट बिल्कुल स्पष्ट करता है और आगे के लिए भी जो इस तरीके से दिल्ली के उठापटक चल रही है, दिल्ली के जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए जो है ये एक लेसन है कि इस प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति सरकार बनाने की चेष्टा करता है या सरकार बनाने में कामयाब होता है तो उसे जरा सावधानी से जो है पेश आना होगा, सावधानी से पेश आना होगा। आप कह रहे हैं इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर से एक तरह से ये नैतिकता का ही सवाल है, लेकिन नहीं दे रहे हैं, नहीं दिया है। कानून इसमें क्या डायरेक्शन दिखाता है? क्योंकि चौहान साहब ने यह बात कही कि जो चुनाव आयोग कहेगा हम वो करेंगे। चुनाव आयोग क्या इसमें कोई डायरेक्शन दे सकता है सर? देखिए, दरअसल बात यह चुनाव आयोग का तो अब इसमें रोल नहीं है। चुनाव आयोग का तो सिर्फ इतना ही रोल होता है कि वो चुनाव कंडक्ट करा करके एक सरकार बना दे, ठीक है, और उसके बाद तो रोल जो है चुनाव आयोग का नहीं रह जाता। चुनाव आयोग का रोल तो अब जो नए चुनाव आ रहे हैं उनको कंडक्ट करने के लिए जो है वो उतना तक ही रोल है। लेकिन दरअसल अब तो अब आयोग का कोई रोल नहीं रह जाता, अब तो रोल रह जाता है तो केंद्र सरकार का रह जाता है, रोल रह जाता है तो गवर्नर साहब का रह जाता है, गवर्नर साहब का रह जाता है। उनको जो है इस चीज हालात को मध्य में नजर रखते हुए और ये देखते हुए कि अब तो इनके कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि अब ये केवल मात्र 40 एमएलए या फिर 7 जो इंडिपेंडेंट एमएलए थे उनके बेसिस पे तो आज भी अगर कहा जाए तो बहुमत में है, क्योंकि 47 का आंकड़ा तो आज भी इनके पास है। लेकिन उसके बावजूद भी नैतिकता के आधार पर सबसे बड़ी बात यह है कि नैतिकता के आधार पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्होंने इस प्रकार की सरकार बनाई और पूरे 5 साल जो है उसका पूरा आनंद लूटा, अब कम से कम ये वर्डिक्ट आने के बाद ताकि राज्य की जनता को भी ये लगे कि नहीं, ये व्यक्ति जो है नैतिकता में विश्वास रखता है और जो है इसने अभी ही जो है अब रिजाइन कर देना चाहिए जी, और फिर जाकर के चुनाव लड़े और देखें। हम चौहान साहब से एक छोटी सी टिप्पणी लें, इससे पहले अपने दर्शकों को बता दें इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण अत्री साहब हमारे साथ चंडीगढ़ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। अत्री साहब हम आ रहे हैं आपके पास। चौहान साहब, आपने सुनी हमारे पैनल की बातें, ये बात केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की नहीं है, आप लोगों की नैतिकता और अब तो सरकार के अस्तित्व का सवाल है। अब किस बात का इंतजार आप लोग कर रहे हैं? इस फैसले के बाद आप क्या समझते हैं कि आपके सामने क्या ऑप्शन है? क्या वाकई आप इंतजार करेंगे कि गवर्नर साहब आपको बुलाएं, वो डायरेक्शन दें और उसके बाद आप कोई कदम उठाएं? हाँ, जब तक गवर्नर साहब और चुनाव आयोग का आदेश नहीं होगा तो मुख्यमंत्री जी जनता के बनाए हुए, जनता के कहने पे ये सीट पे रहेंगे। यानी पहले अदालत के फैसले का इंतजार था, अब राज्यपाल के बुलावे का इंतजार है। हमें और पूरे प्रदेश की जनता को यह देखना है और देखना होगा कि कब तक इस मामले पर सियासत थोड़ी सी गरमाती है और राजभवन से बुलावा कब आता है, किस तरह का आता है। हम जरा एक छोटी सी टिप्पणी ले लें। अत्री साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि दल बदल मामले में आज का फैसला क्या इशारा कर रहा है, क्या नजर आता है आपको? देखिए राजीव जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से ये दल बदल हुआ था, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाई थी, वो जनमत का एक अपमान था, क्योंकि एक अल्पमत की सरकार थी। किस तरह से उन्होंने डिफेक्शन करवा के सरकार 5 साल चलाई। लेकिन इसमें राजीव जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, जिसमें आपका भी ध्यान उस पर लेके आना चाहूंगा, दर्शकों का भी। 2007 में जब चौधरी भजनलाल ने हज का पार्टी बनाई थी, उस वक्त चौधरी भजनलाल, धर्मपाल सिंह मलिक और राकेश कंबोज, ये 3 कांग्रेस के एमएलए होते थे। और जब इनके खिलाफ स्पीकर के पास एप्लीकेशन की, क्योंकि उन्होंने अलग पार्टी बना ली थी, तो मात्र 28 दिन के अंदर
धर्मपाल मलिक और राकेश कंबोज की सदस्यता समाप्त कर दी गई और लगभग 35 दिन में के अंदर भजन लाल जी की सदस्यता समाप्त हो गई थी। ठीक है। अब यहाँ देखने वाली बात यह थी कि कुलदीप शर्मा जी कांग्रेस के स्पीकर थे, कांग्रेस की सरकार थी 3.5 साल तक। जिस तरह से उन्होंने इस मामले को लटकाया, उससे कांग्रेस की इंटेंशन, कांग्रेस की प्रवृत्ति का पता चलता है। किस तरह से हुड्डा ने एक अल्पमत की, मतलब लोगों का मत जो है इनके साथ नहीं था, मैंडेट इनके साथ नहीं था, मेजोरिटी ने सरकार बनाने के लिए मिली नहीं थी, उसके बावजूद लोगों के मत का अपमान करते हुए किस तरह से ये सरकार चलाई, इससे पता लगता है कि नैतिकता तो कहीं है ही नहीं। आप जैसे बात कर रहे हैं, नैतिकता तो कहीं है ही नहीं। हम तो ये जानना चाह रहे हैं, नैतिकता पर हम बात कर चुके हैं अत्रि साहब, हम जानना ये चाह रहे हैं कि आप लोग गवर्नर साहब का दरवाजा खटखटाएंगे राजभवन का या नहीं खटखटाएंगे, क्योंकि अब तो जो स्थिति है वो राजभवन के पाले में है। बस जवाब सब आ रहे हैं। एक सवाल चूंकि नैलो से संबंधित भी हमने उठाया है, तो उनकी नैतिकता को है। जी अत्रि साहब कहिए। राजीव जी ऐसा है, हमने पहले हमने ये डिमांड की है कि इस सरकार को इमीडिएट बर्खास्त करना चाहिए, इस सरकार को इमीडिएट गवर्नर महोदय बर्खास्त करे, ये डिमांड हम गवर्नर साहब से कर चुके हैं। जी, यानी अत्रि साहब आप ये मानते हैं कि सरकार में किसी तरह की कोई नैतिकता नहीं रही है, कांग्रेस पार्टी में भी कोई नैतिकता नहीं रही है? नहीं रही है। अब ये बताइए कि नैतिकता रही नहीं, नैतिकता थी ही नहीं। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला साहब के मामले पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और कल उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। इसमें कोई नैतिकता है या नहीं है? जी देखिए, ऐसा है, जो मामला कोर्ट में है, पहली चीज तो ये है कि कोर्ट के किसी मामले पे टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। कोर्ट जिस तरह का आदेश करेगा उसकी हम पालना करेंगे, तो इसमें तो कुछ कहने सुनने वाली बात ही नहीं है। और हम जो भी कोर्ट के आदेश होंगे उसकी हम पालना करेंगे। नहीं अत्रि साहब, पालना तो आप करेंगे, अत्रि साहब पालना तो आप करेंगे। हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि वो जमानत पर थे, वो मेडिकली उनको बेल मिली थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने प्रचार किया, सीबीआई ने याचिका दायर की, उस पर सुनवाई हुई। अब वो आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं, कल उन्हें बुलाया है, कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। इसमें कोई नैतिकता थी या नहीं थी, हम ये जानना चाह रहे हैं। अगर एक तरफ कांग्रेस पार्टी की नैतिकता, सरकार की नैतिकता कटघरे में है, क्या आपकी पार्टी की नैतिकता भी कटघरे में आ जाती है? हमें यह समझाइए। राजीव जी, पहली बात तो ये है कि हमारी बेल में किसी तरह की ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि हम प्रचार नहीं कर सकते। ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैं ये बात हम हर मंच से हर बार बात करते हैं, किसी तरह की कोई शर्त नहीं थी। ठीक है। और दूसरी बात ये है, हमने पहले दिन से ये बात कही है कि हमारा मामला, हमने हाईकोर्ट में अपील की, हमारे मामले में कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, कोर्ट ने का डिसीजन रिजर्व रखा हुआ है, कोर्ट का डिसीजन आने वाला है। और हम देखिए, और दूसरी चीज ये है कि अत्रि साहब यही जान लेना चाहते हैं, फिर सीबीआई को आपत्ति किस बात की? और इस बात का हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलने वाला है। आपकी बात सही है, लेकिन फिर सीबीआई किस बात को लेकर आपत्ति दर्ज करा रही है? ऐसा है, आप एक बात समझे, सीधी सी बात है राजीव जी के जो आवाज गरीबों की है, किसानों की है, मजदूर की है, शोषित वर्ग की है, उस आवाज को दबाने का कोशिश कर रही है सीबीआई। देखिए, कोर्ट ने 17 तारीख का हमें सरेंडर का हमने एक्सेप्ट किया, 17 तारीख तक हम सरेंडर कर देंगे। उसके बावजूद कोर्ट, सीबीआई कोर्ट में जाती है, इमीडिएट सुनवाई की अपील करती है। नहीं, किसी ग्राउंड को लेकर गई होगी ना सीबीआई? अत्रि साहब आवाज उठा रहे हैं, उस आवाज साहब अदालत जाने पर सीबीआई ने कोई ग्राउंड बनाया होगा ना? करेगी राजीव जी, वो ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मैं जरा और पैनल से भी राय ले लूं। राजीव जी, वो कोर्ट डिसाइड करेगी, वो कोर्ट का मामला है। नहीं, अरे डिसाइड कोर्ट करेगा, लेकिन सीबीआई ने ग्राउंड क्या बनाया है ये तो हमें पता चलेगा, या ये तो आपको बताया गया होगा, या सीबीआई अदालत में इस बात को बताएगी, रखेगी कि हम साहब इस ग्राउंड पर ये बात सामने रख रहे हैं, हमें ये आपत्ति है उनके प्रचार करने से या बाहर रहने से। ये कोई ग्राउंड दिया होगा, कोई वजह बताई होगी। जवाहर साहब, ये एक ऐसा चश्मा है जहां हम एक पार्टी की नैतिकता को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, लेकिन दूसरे पार्टी की नैतिकता को हम ये बताते हैं कि साहब गरीबों की आवाज है, ये ऐसा है, ये वैसा है। क्यों? एक तो आईएनएलडी गरीबों की आवाज है, ये अपने आप में एक हंसी के लिए मेरे लिए विषय है। परंतु दूसरा मेरा कहना है कि ये बात कर रहे हैं नैतिकता की और कहते हैं कि फैसला रिजर्व है, अभी फैसला आना है। जो आना है
वो किस पक्ष आएगा भी कह नहीं सकते, क्योंकि फैसला इनको नहीं देना, फैसला मुझे नहीं देना। ठीक है। परंतु एक फैसला जो आया हुआ है जिसमें इनको सजा याफ्ता कैदी माना है, 10 साल की सजा हुई है, उस फैसले का तो सम्मान कर लीजिए। उसकी नैतिकता, उसकी गरिमा क्या होती है उसका तो सम्मान कर लीजिए कि जो व्यक्ति सजा याफ्ता कैदी है, जिसको जेल के अंदर होना चाहिए, माननीय न्यायालय ने किसी कारणों से उनको जमानत दे रखी है। जमानत का अर्थ कहां है कि वो जाकर चुनाव प्रचार करे? क्या जमानत में ऐसा लिखा हुआ है? नहीं जमानत, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उन्हें मेडिकली शर्त पर कोई शर्त नहीं लगाई, शर्त भी नहीं है कि हम उनका प्रचार तर्क नहीं ये कर है, या सकते। इनेलो के दूसरे नेताओं का भी तर्क यही ये नैतिकता है, है, यही नैतिकता है कि आप मेडिकल ग्राउंड पर आए। वो कह रहे हैं आए ही नहीं, कोई तो शर्त ही नहीं लगी। फिर आपको जमानत किस आधार पर मिली? फिर जमानत किस आधार पर मिली जमानत फिर आपको? देखिए ऐसा है राजीव जी, जवाहर जी जो है बात को केवल ट्विस्ट करने की नहीं हम तो सीधा आपसे जान रहे हैं सर कि जमानत का ग्राउंड क्या था फिर? अगर मैं वही बात बता रहा हूं, सिंपली देखिए आप देखिए जमानत के अंदर ना प्रचार करने की कोई शर्त नहीं थी, लोगों से ना मिले ऐसी कोई शर्त नहीं थी। देखिए आप जमानत पे आप लोगों से मिल सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी जमानत में कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं थी कि आप लोगों से मिल नहीं सकते, आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, लोगों से बात नहीं कर सकते, ऐसी कोई मनाही नहीं थी बात ना करने की। तो इसमें आपत्ति कहां है? हाँ, दूसरी बात ये चीज बड़ा निश्चित और साबित हो चुकी है कि जिस तरह से सीबीआई ने पिटीशन डाला, अत्री साहब हम एक सीधी सी बात जानना चाह रहे हैं, सजा मिली है। अत्री साहब हम एक सीधी सी बात जानना चाह रहे हैं जिस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे रहे। मेडिकल ग्राउंड पे जमानत नहीं थी, किस ग्राउंड पे थी? जब आप जमानत लेने गए होंगे तो आपने कोई दलील पेश की होगी, वो क्या थी? छोटी सी वजह बता दीजिए सर। शर्त नहीं लगाई अलग बात है, लेकिन उसका ग्राउंड क्या था? राजीव जी मैं वही बात कर रहा हूं। मैंने देखिए मैं वही बात कर रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि मेडिकल ग्राउंड पे बेल नहीं थी, ये तो मैंने बोला ही नहीं। मैंने ये बोला है सिंपली कि हमारी जमानत में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि हम लोगों से मिल नहीं सकते, लोगों से इंटरेक्ट, यानी आपका ग्राउंड मेडिकल ही था ना सर? फिर जब ऐसी कोई शर्त नहीं थी तो हम लोगों से मिले, अत्री साहब छोटी सी बात न समझ रहे हैं न समझा रहे हैं। कंडीशन नहीं थी कि हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, मेडिकल ग्राउंड पे ही जमानत मांगी थी ना आपने? हम तो समझ भी रहा हूं और समझा भी रहा हूं। ठीक है, चलिए हम आर्या साहब से समझ लेते हैं, हम आर्या साहब से समझ लेते हैं। अत्री साहब, आर्या साहब जरा समझाइए हमारे पैनल को भी और दर्शकों को भी कि क्या है जमानत का ग्राउंड, क्या था? क्या उस ग्राउंड में अगर अदालत ये कहे किसी बात का जिक्र न करे तो क्या ये मान लिया जाता है या मान लिया जाना चाहिए कि साहब ये वो काम सब आप कर सकते हैं? देखिए दरअसल बात यह है कि जिस समय इन लोगों ने कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल किया कि हम अस्वस्थ हैं और हमारे को ट्रीटमेंट कराना है और ट्रीटमेंट कराने के लिए जो है हमारी बेल पर जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और उस ग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए जो है इन लोगों को ट्रीटमेंट के लिए जो है उनकी सेंटेंस जो है उसको सस्पेंड किया गया और उनको बेल पे छोड़ा गया। ठीक। लेकिन बेल के बाद ये साफ जाहिर हो गया कि उन्होंने जिस तरीके से प्रचार किया और जिस तरीके से जो है रैलीज को जो है एड्रेस किया, उससे साफ जाहिर होता है कि जो उनका स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक ठाक है और ये केवल मात्र जो ग्राउंड लिया गया था ये अदालत को भरमाया गया था और अदालत के सामने झूठ बोला गया था। और कल अगर जिस समय उनके स्वास्थ्य को देखते हुए और अगर कोर्ट ये पाती है कि उन्होंने जो है झूठे ग्राउंड लेकर के कोर्ट को जो है गुमराह किया है तो कोर्ट जो है कल इनको फिर वापस कस्टडी में ले सकती है और भी इनके अगेंस्ट जो है कोई कार्रवाई कर सकती है। लेकिन दरअसल बात यह है कि जिस ग्राउंड को लेकर के आपको जमानत दी गई थी उस ग्राउंड का पालन आपको करना चाहिए था और आप जिस तरीके से अपने आप को अस्वस्थ जाहिर कर रहे थे, कोर्ट के सामने आपने प्रार्थना की थी कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे स्वास्थ्य ठीक करने के लिए जो है अपना ट्रीटमेंट कराना है और वो सब कर रहा है। जहां तक बात है कि जिस तरीके से मिस्टर अत्री कह रहे हैं कि कहीं पर भी उनके ऊपर कोई ऐसी कंडीशन इंपोज नहीं की गई थी कि वो पब्लिक मीटिंग एड्रेस नहीं करेंगे और वो किसी भी प्रकार से जो है ये पॉलिटिकल जो है वो सब नहीं करेंगे। देखिए दरअसल बात यह अत्री साहब कोर्ट के सामने जो है आप जो है जाते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ जाइए। कोर्ट के सामने आप जब
ऐसा कोई ग्राउंड लेकर के जाते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ ही आप कोर्ट के सामने खड़े होइए, ताकि जो है कोर्ट आपकी बात का विश्वास कर सके। कोर्ट आपकी बात का विश्वास, इसका मतलब आप अस्वस्थ नहीं है, आपने एक झूठा ग्राउंड लिया है और उसके बेसिस के ऊपर जो है आप जो है जमानत पे चले। मैं अत्री साहब, ये बार बार जो आप कह रहे हो ना, पब्लिक देखिए, दरअसल ये कह रहा हूँ हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जी, मैं ये एक बात कह रहा हूँ, मैंने ये बात बोली है कि क्या ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी जिसमें आप लोगों से मिल नहीं सकते, लोगों से मिलने की बात तो है कि लोग आपका स्वास्थ्य पूछने के लिए आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि आपके वेल विशर हैं। देखिए, मैं जहां तक बात है, क्या प्रचार करना लोगों से मिलना एक ही बात है? नहीं, देखिए, प्रचार और लोगों से मिलना एक ही बात है क्या? आपके वेल विशर आपके पास आ रहे हैं, आपके स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, उसके लिए आपको मोटिवेट करने आ रहे हैं, आपको जो है उत्साही करने के लिए आ रहे हैं, पर उसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो है पब्लिक के अंदर जाकर के चुनाव प्रचार करें और घर और जाकर के पब्लिक रैलीज को जाकर के एड्रेस करें और इस तरीके से जोशीले भाषण दें, तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि आप अस्वस्थ नहीं हैं। आप जो आपने ग्राउंड स्वस्थ है, जो ग्राउंड बनाया है आपने। हम एक छोटा सा जवाब ले लें, फिर हम चौहान साहब के पास जाएंगे। संक्षेप में सर अपनी बात पूरी करें। कोर्ट पे छोड़िए, कोर्ट पे छोड़ दीजिए ये बात। जी जी जी, अत्री साहब संक्षेप में बात कह रहा हूं कि जैसे धर्मेंद्र जी बात कर रहे हैं, ये आप कोर्ट पे छोड़ दीजिए, ये कोर्ट का मसला है, कोर्ट डिसाइड करेगी, ये बात आप कोर्ट पे छोड़ दीजिए, यहां बैठ के आप डिसीजन मत दीजिए। हम डिसीजन नहीं ले रहे, हम तो वो तो डिसीजन कोर्ट ने लेना है, डिसीजन तो कोर्ट ने लेना है, हमें कोर्ट के डिसीजन में किसी भी प्रकार से आप जिस तरह से कोई अड़चन नहीं लानी। लेकिन दरअसल जो ग्राउंड आप लेकर के चल रहे हैं, कम से कम नैतिकता का, एक तरफ तो नैतिकता की बात आप कर रहे हैं। देखिए, दरअसल मिस्टर अत्री, एक तरफ तो आप जो है नैतिकता की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुरंत जो है हुड्डा साहब को जो है रिजाइन करना चाहिए, दूसरी तरफ नैतिकता का पैमाना आपके लिए बदल जाता है कि अगर वहां पर नैतिकता को जो है ना वो नहीं करते। धर्मेंद्र जी, आप एक बात भूल रहे हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के बहुत बड़े नेता हैं, हजारों की तादाद में लोग मिलने आते हैं, हालचाल पूछते हैं, मिलते हैं। इससे क्या अदालतों का रुख बदल जाता है? आप यहाँ पे बैठ के कोर्ट के जज की तरह बिहेव मत कीजिए। इससे अदालतों का रुख बदल जाता है? मैं ये कह रहा हूँ धर्मेंद्र जी, वर्तमान मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार मत करें। जयललिता तो वर्तमान मुख्यमंत्री रहने दीजिए, कोर्ट पे छोड़ दीजिए इस बात। देखिए, कोर्ट के सामने जयललिता तो वर्तमान मुख्यमंत्री थी। आप कोई भी व्यक्ति बड़ा है तो वो न्यायालय से ऊपर हो सकता है, हम ये तर्क देंगे कि वो व्यक्ति बड़ा है। और जयललिता तो जवाहर जी, ऐसा है, मैंने ये नहीं कहा न्यायालय से बड़ा हो सकता है। मैंने ये बात बड़ा क्लियर बोली है कि न्यायालय का हम पूरा सम्मान करते हैं। मैं ये बात कह रहा हूं कि आर्या जी यहाँ पे बैठ के जज की तरह व्यवहार ना करें। जज की तरह मैं व्यवहार नहीं कर रहा, मैं तो जज की तरह व्यवहार ही नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपने जो ग्राउंड कोर्ट के अंदर लिया है, आपने कहा कि मैं अस्वस्थ हूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मेरे को ट्रीटमेंट कराना है, उसके लिए मेरा जेल से बाहर आना बड़ा जरूरी है, और ट्रीटमेंट कराने की बजाय आप जो है पब्लिक रैलीज को एड्रेस कर रहे हैं। ये जो है ठीक नहीं है। आप जो कोर्ट डिसीजन लेगा वो लेगा, लेकिन जहां तक नैतिकता की बात है, एक तरफ नैतिकता की बात आई तो आपने तुरंत कह दिया कि हुड्डा साहब को रिजाइन कर देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। एक तरफ नैतिकता का पैमाना आपके लिए क्यों बदल जाता है? अगर आपकी जानकारी पूरी है तो आपको यह भी पता होगा, जब 25 तारीख को चौधरी देवीलाल की जन्म शताब्दी के ऊपर उनको पुष्प अर्पित करने गए थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, कोर्ट में भी ये बात कही गई थी कि पूरी डॉक्टर्स की टीम साथ गई थी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पूरी डॉक्टर की टीम साथ थी, डॉक्टर्स की परमिशन से गए थे और डॉक्टर की टीम साथ में गई थी। आप जरा फैक्ट्स को थोड़ा क्लियर करें। प्रचार रैली कहां से होगी? चलो, वो तो पिता का जन्मदिन दिवस था, वो तो पिता का जन्म दिवस था जिसपे चलो वहां पर चले गए, लेकिन ये चुनाव प्रचार कौन से पिता का जन्मदिन दिवस हो गया? चुनाव प्रचार में तो आप जाकर के जो है पब्लिक को जो है पूरी तरह से मैंने अभी जैसे आपको बोला, आप चुनाव प्रचार में जाके अपने उससे प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, कल अदालत का रुख क्या रहता है इस पूरे मामले पर, इस पर हमारी निगाह रहेगी। बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।